चाहे कोई भी आंदोलन हो उसमें बाबा साहेब ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आई गेस तो सोशल मीडिया की वजह से हो या बाकी सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं। लोगों के अंदर सही में बाबा साहेब पहुंचने लगे हैं या आपको क्या लगता है ये जस्ट पावर यूज़ करके इमोशनल लेवल पे लोग बाबा साहेब का इस्तेमाल कर रहे हैं? सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स की, और वो भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विजन को लेके। और इन सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ में IRS ऑफिसर धनंजय वंजारी सर है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। जय भीम। जय भीम सर। अभी इस समय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पॉलिटिकल विजन को लेके हमें बात करने की क्या जरूरत है बेसिकली? राहुल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया 2 शब्द बोलने का। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जो पीरियड है, कोई भी पीरियड को उसको हमको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना ही चाहिए। ठीक है। हर कोई जो पीरियड होता है वो एक में यूनिक नहीं होता है। हाँ। उसका एक कंटिन्यूअस ट्रेजेक्ट्री होती है जी। तो आप अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नज़रिए से देखेंगे तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है हिस्टोरिकल। और आपको पता है कि इंडिया की हिस्ट्री में सोशल फ्रेमवर्क का या हायरार्किकल सोशल ऑर्डर का एक इम्पोर्टेंस रहा है। हाँ। और सोसाइटी में जो ट्रेडिशंस आ रहे हैं उसने पॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया हुआ है। तो आज के दौर में हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंप्लीटली हम उस दौर से कंप्लीटली अलग है करके। हाँ। पॉलिटिक्स मैटर करता है और उस पॉलिटिक्स को सोसाइटल फ्रेमवर्क डायरेक्शन देता है, बहुत कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करता है। हाँ। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो विजन है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मैं तो कहूंगा कि आज ज्यादा रिलेवेंट है हमारे लिए। ओके, बिल्कुल सर। तो अगर हम बात करें कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या विजन था पॉलिटिक्स को लेके, वो भी इंडियंस, अगर तो बता पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राहुल ये आपका। मैं इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले तो यथार्थवादी विजन में विश्वास करते हैं। यथार्थवादी विजन का मतलब ये नहीं है कि हमको आइडियलिज्म नहीं रखना है। ठीक है। आइडियलिज्म बाबा साहब का हमेशा रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स को उन्होंने मिशन के रूप में लिया है जी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विजन की बात करते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिक्स को बहुत महत्व दिया है। ओके। क्योंकि पॉलिटिक्स आपके समाज की डायरेक्शन तय कर सकता है, वो पॉलिसी तय करता है, बिल्कुल। वो आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है और खासकर उन वर्गों की लाइफ को ज्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है जो हाशिए पे रहे हैं। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिक्स को बहुत महत्व दिया है। हमको पता है कि उनका एक जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही काबिले तारीफ और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस भारत की शासन करती जमात बननी है। बिल्कुल सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की चीजें मायने नहीं रखती। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम बाबा साहब की पॉलिटिकल विजन की बात करते हैं तो इस तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी है। अब नंबर 2, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पॉलिटिकल विजन की बात करते हैं तो हमको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिटिक्स को एक मंजिल मानते हैं या वो एक रास्ते के रूप में है, वो मीडियम है। ये सही बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मान के चलो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसको एक मीडियम मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मंजिल कुछ और है। तो मंजिल को समझने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल की क्या है और सोसाइटी की क्या है, बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो वो चाहते हैं कि एक विशेष प्रकार का इंडिविजुअल हो और वो चाहते हैं कि विशेष प्रकार की कम्युनिटी हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए उनका पॉलिटिकल विजन है। वो इंडिविजुअल ऐसा चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करे, हाईएस्ट जो वो करना चाहता है। ट्रू। और उसको प्राप्त करने के लिए उसको एक फ्री सोशल ऑर्डर चाहिए। करेक्ट। ये 2 उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिटिक्स को एक माध्यम मानते हैं। दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल विजन ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वाओ, बहुत ही शानदार सर। हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देखा है एज एन बैरिस्टर, एज एन इकोनॉमिस्ट और एज एन लेखक, बहुत सारी चीजों के तौर पे। लेकिन हम लोग उनकी जब वो एक पॉलिटिकल लेवल पे हम लोग बात करें कि बाबा साहब अम्बेडकर एज एन पॉलिटिशियन जी, तो हम लोगों को ये दिखाया नहीं जाता। हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ एक दलितों के लीडर रहे हैं और वो उनकी ही राजनीति करते रहे और कई लोग उनको उसलिए बदनाम भी करते हैं।
आपका क्या व्यू है सर इसको लेके? मुझे ऐसा लगता है कि इस डिस्कोर्स में बहुत ही सावधानी हमको बरतनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर कई स्कॉलर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और इसके ऊपर स्कॉलरशिप भी आज आई हुई है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उनको एक विशेष डिस्कोर्स के अंतर्गत बंद करने की कोशिश कर दी जाती है। जैसे कि कई बार अभी आप देखोगे तो कई बार भरमार स्थिति में आपको स्कॉलरशिप दिखेगी और कास्टिस्ट डिस्कोर्स के ऊपर या कास्टिज्म का डिस्कोर्स चलता है, उससे ही उनको कन्फाइन करने की कोशिश करते हैं। दलित डिस्कोर्स चलता है, उससे ही कन्फाइन करने की कोशिश करते हैं। कई स्कॉलर्स इसी में लगे हुए रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको नहीं करने चाहिए, दैट इज नॉट माय पॉइंट। मेरा कहना यह है कि बाबा साहब उससे बहुत परे है, ऊपर है भी है, हमें वो एक्सप्लोर करना चाहिए। उनके फिलोसॉफिकल जो थ्रेड्स है वो बहुत ऐसे यूनिक है जो वेस्टर्न फिलोसॉफी को भी पीछे छोड़ते हैं कई मायने में। तो इसीलिए हमको जब उनके पॉलिटिकल विजन की बात करते हैं तो उसको हमको बहुत ही सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। सही पर्सपेक्टिव में देखने का मतलब यह है कि उनका जो पॉलिटिक्स के बारे में जो सोच थी वो बहुत ही ह्यूमनिस्ट थी। यानी वो चाहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक मीडियम है। वो क्या कहते हैं एक अपने स्टेटमेंट में, ours is a struggle for the reclamation of human dignity. Wow. It's not for power, it's not for money, for that purpose. Correct. It is beyond that. Yeah. और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनको इस तरीके से एक विशेष एक विशेष डिस्कोर्स में कन्फाइन करके रख दो। No, we have to go beyond that. तो अगर हम उनके पॉलिटिक्स को भी समझना है हमको, या उनके पॉलिटिकल विजन को समझना है, तो हमको यह समझना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकल विजन पूरी सोसाइटी के लिए है, एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। ट्रू। हाँ, ये बात अलग है कि जो वर्ग हिस्टोरिकली हाशिए पे रहा है, हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड रहा है, उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया है पैराक्लिज्म या हायरार्किकल सोशल ऑर्डर के द्वारा, तो उसके प्रति तवज्जो देना बहुत जरूरी होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ उसी वर्ग के लिए वो बोल रहे हैं, वो पूरी सोसाइटी का विजन दे रहे हैं। बिल्कुल सर। और अगर उस सोसाइटी में एक विशेष वर्ग अगर हाशिए पे रह जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सोसाइटी फ्लोरिश होगी, इगैलिटेरियन बनेगी या डेमोक्रेटिक बनेगी। करेक्ट सर। इसीलिए उनके पॉलिटिकल विजन को एक सही पर्सपेक्टिव में देखना, उसके बाद में उनकी पॉलिटिकल प्लानिंग को देखना, और फिर उसको हम उसी परिदृश्य में हमको उनकी एक्चुअल जो पॉलिटिक्स हुई है उसको देखने की जरूरत है। तो ये तीनों चीजें राहुल जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ओके, बिल्कुल सर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विजन है उसमें इंडिविजुअल और ये सोसाइटी कहाँ स्टैंड करती है बेसिकली? ये बहुत अब्स्ट्रैक्ट भावपूर्ण यानी प्रश्न है। लेकिन इसको समझने के लिए हम यानी थोड़ा सा 1 मिनट में लेना चाहूंगा। देखिए, अल्टीमेटली सोसाइटी किससे बनती है? इंडिविजुअल से बनती है, लोगों से बनती है। और आप जब सोसाइटी की बात करते हैं तो कंक्रीट का जंगल सोसाइटी नहीं है, रास्ते नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये सोसाइटी नहीं है। आप और हम ये सोसाइटी बनाते हैं। उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो प्रोग्रेसिव होगी या डिग्रेसिव होगी, ये हम लोगों की मानसिकता के ऊपर निर्भर करती है। और ये सोसाइटी एक इंडिविजुअल से बनती है। करेक्ट सर। तो अगर मान के चलो इंडिविजुअल को फ्रीडम दिया जाए, इंडिविजुअल को चॉइस दिया जाए, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। करेक्ट। वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी। लेकिन अगर मान के चलो इस इंडिविजुअल को वो फ्रीडम ही नहीं दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी तो रिग्रेसिव रहेगी ना। करेक्ट। तो ये फ्रीडम देता कौन है? वो भी सही। ये इंपॉर्टेंट है। ये देता कौन है? सोसाइटल फ्रेमवर्क, सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटल ऑर्डर, जो व्यवस्था बनी है वो देती है। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इंडिविजुअल को एक ऐसा सिस्टम इजाद किया जाए, एक ऐसा सोशियो पॉलिटिकल इकोसिस्टम इजाद किया जाए जिसमें कि इंडिविजुअल को जो वो करना चाहता है, इस लाइफ को मीनिंग देना चाहता है, इस लाइफ में फुलफिलमेंट लाना चाहता है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप एक परस्यूशन कर, आपका चॉइस है ना जी, यू आर गेटिंग अ काइंड ऑफ एक फीलिंग आ रही है कि मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लोर कर सकता हूं, तो आप अपनी लाइफ को एक मीनिंग देना चाहते हैं और आप अपने लाइफ में जो हाईएस्ट लेवल का पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कि ट्रेडिशंस कुछ चली हुई होती है, वो ट्रेडिशंस ऐसी होती है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही डोमिनेंस प्रदान करती है। और वो लोग नहीं चाहते कई बार कि ऐसी स्थिति में जब नए ग्रुप बनने लगे, नए लोग आने लगे, नए आइडियाज आने लगे, तो हो सकता है कि उनका डोमिनेंस और हेजेमनी अंडरमाइन हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसको जो चॉइस मिलती है, उसको जो फ्रीडम मिलती है, वो अंडरमाइन होती है। बाबा साहब इसलिए चाहते हैं कि फ्री सोशल ऑर्डर हो,
जिसमें कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस हो। ये अगर नहीं होगा तो इंडिविजुअल का जो सपना है या इंडिविजुअल को जो हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करने का जो मौका है वो नहीं मिल पाएगा। तो वो चाहते हैं कि हम इस तरीके का पॉलिटिकल विजन रखें। इसीलिए इस पूरे पॉलिटिकल विजन में हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल और फ्री सोशल ऑर्डर, इस तरीके के फ्रेमवर्क में ये पॉलिटिकल विजन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। वंडरफुल सर, बहुत ही मतलब इतना पावरफुल विजन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। एक इंटेलेक्चुअल एरिया और इंटरनेशनल पब्लिक ही उसे समझ पा रही है और उसे ग्रास्प करके लोगों को दे पा रही है, पर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस है वो आज उसको मिसयूज करते हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हुए आ रहे हैं। सर, जब हम पावर और पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो क्या ये समानता और ये समानतावादी और ये डेमोक्रेटिकल वे में समाज में बदलाव लाया जा सकता है इसके थ्रू? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पावर की जो अपनी संकल्पना बनाई है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक तरीके से वो जाना चाहते हैं। प्रैग्मेटिक तरीके का मतलब ये है कि अगर मान के चलो मैं पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करता हूँ तो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप सिर्फ कहने भर मात्र से नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि उसका कुछ आउटकम होना चाहिए। Correct. वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, उसका कोई पर्पस होना चाहिए और वो पर्पस ओरिएंटेड रहेगा तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कई बार क्या होता है कि हमको जिस तरीके से डिस्कोर्स पढ़ाया जाता है उसमें क्या होता है कि ये बोला जाता है कि देखो पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स ही डिविजिव नहीं लाती है। Correct. वो समाज में क्या कहते हैं उसको बिखराव लाती है, वो दरार डालती है। इस तरीके का कई बार ये होता है। लेकिन इसका थोड़ा उल्टा भी सोचो। अच्छा, पॉलिटिक्स में आखिर कौन लोग जाते हैं? पॉलिटिक्स में कौन रहते हैं? वो कोई दूसरे देश से, दूसरे मुल्क से नहीं आते, वो इसी कॉन्टेक्स्ट से जाते हैं ना। Correct. तो अगर इसी कॉन्टेक्स्ट से जाते हैं तो वो अपने ट्रेडिशंस को लेके जाएंगे पॉलिटिक्स में, वो अपने वैल्यूज को लेके जाएंगे, वो अपनी आइडियोलॉजीज को लेके जाएंगे और वो ऐसे वैल्यूज को और ट्रेडिशंस को लेके जाएंगे जिससे कि उनको डोमिनेंस बरकरार रखे। बिल्कुल। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमेशा पॉलिटिक्स को हमको अब्यूज करना है या क्रिटिसाइज करना है। आप उसका दूसरा पक्ष भी देखिए। कई बार ये हुआ है कि सोसाइटल जो फ्रेमवर्क है वो चाहता है कि पॉलिटिक्स भी उसी फ्रेमवर्क में रहे। आप कल्पना कीजिए आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले की आप कल्पना कीजिए जिसमें कि ये जो फ्रेमवर्क बना था ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर इंडिया में, भारत में, तो वो क्या था, इस पूरे सोसाइटल फ्रेमवर्क में ही पूरा के पूरा आता था। उसमें कल्चर आती थी, सोशल ट्रेडिशंस आते थे, राजा और जो प्रिंसेस थे उसी के अनुसार काम करते थे। यानी पॉलिटिक्स भी उसी तरीके से जाती है ना। आज के परिदृश्य में कुछ एलिमेंट्स इंडियन सोसाइटी में ऐसी कोशिश करते हैं जिसके माध्यम से वो पॉलिटिकल सिस्टम को भी एक उसी सोसाइटल फ्रेमवर्क में बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका डोमिनेंस बना रहे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्टेट पावर का उपयोग हमको एक इगालिटेरियन सोसाइटल ऑर्डर बनाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सर, लेकिन उसका पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में गया तो अपने आप को परपेचुएट करने के लिए साम दाम दंड भेद और कुछ करने की कोशिश करूं। पॉलिटिक्स का उपयोग मानवता के लिए हो। बराबर। अब अगर मान के चलो, एक तरफ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, एक तरफ आपकी श्रद्धा है जिसको कहते हो और एक तरफ आपकी मानवता है जी। तो पॉलिटिक्स को कहा जाना चाहिए? मानवता की ओर जाना चाहिए। मानवता उसका पर्पस होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पॉलिटिकल विजन ये कहता है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके सर, जब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो उनके हिसाब से अभी इंडियन पॉलिटिक्स में क्या इश्यूज या प्रॉब्लम वो देखते हैं या वो बताना चाहते हैं कि दिस इज व्हाट द इश्यूज और द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज? मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पॉलिटिकल विजन को अगर हम देखें और आज के परिदृश्य को हमको देखें तो आपको दिखेगा कि मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में जिस तरीके से पॉलिटिक्स को परोसा जा रहा है, जिस तरीके से चर्चाएं होती है, तो मैंने कई बार बाहर से जो स्कॉलरशिप अभी लिख रहे हैं, फॉरेन जो एक्सपर्ट्स है वो भी लिख रहे हैं, तो उसमें कई बार मुझे ये दिखाई देते हैं कि वो जैसे कि आपको कई मुद्दे ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि मेजोरिटेरियनिज्म दिखता है, पॉपुलिज्म है, कल्चरल हेजोमनी की बात की जाती है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक जो चीज है जो मुझे बहुत ही मतलब अजीब लगती है, अजीब तो नहीं लगेगी लेकिन मुझे ना कई बार अनयूजुअल लगती है, वो इसीलिए क्योंकि ये लिख तो रहे हैं ये सारी चीजें लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग है। वो मिसिंग एलिमेंट्स वी हैव टू ब्रिंग इट टू द फोर। ओके, वो मिसिंग एलिमेंट क्या है? आप मान के चलो, थोड़ी देर के लिए सोचिए
कि हम मेजोरिटेरियनिज्म की बात करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब यह है कि अगर कोई कास्ट है, कोई इथनिसिटी है, कोई रिलीजन है, कोई कल्चर है, और वही कल्चर सारी की सारी कायनात डिसाइड करने की कोशिश करती है, उसी के अनुसार सब चाहते हैं कि यही होना चाहिए, इन्हीं का डोमिनेंस चलना चाहिए करके मान के चलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक आइडेंटिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात हो गई है, एक आइडेंटिटी नैरेटिव तैयार करने की कोशिश जाती है। बराबर। लेकिन ये मान के चलिए कि सारे के सारे एक ही आइडेंटिटी वाले लोग हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इन सारे लोगों का समावेश पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए हो रहा है? क्या ये सारे के सारे लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भाग लेने की उतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? नहीं। क्या उनका उस तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं। This is the biggest weakness that we can, underscore when we talk about this scholarship, when we talk about populism, cultural hegemony, majoritarianism and blah blah. बराबर। So still today, ये जो ब्राह्मणिकल अनइक्वल हायरार्किकल सोशल ऑर्डर है बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, वो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा ना, चाहे वो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो। 100%। तो ऐसी स्थिति में हमको इस एस्पेक्ट को नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इसीलिए आप अगर उनकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़े तो, या फिर रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन पढ़े, तो वो आज भी इस बात का रिलेवेंस, आज भी वो रिलेवेंस रख रही है वो। करेक्ट। मैंने इसीलिए अपनी पुस्तक में, जो मैंने पिछली पुस्तक लिखी है ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल डिके ऑफ इंडिया, उसमें मैंने एक मेरा सबमिशन था, उसमें मैं उसको कहता हूं एक्सपांडेड कास्ट सिस्टम। अच्छा, एक्सपांडेड कास्ट सिस्टम। ओके। मेरा उसमें ये सबमिशन ये है कि जिस तरीके से सोशल फ्रेमवर्क एक वर्ग बनाता है, जैसे कि आपको पता है अलग अलग कैटेगरीज बनाता है उस ब्राह्मणिकल ऑर्डर के कारण, मेरा उसमें यह तर्क है कि आज पॉलिटिकल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है कि नई कैटेगरीज को उस हायरार्किकल ऑर्डर में फिट करने के लिए। अच्छा, दैट इज माय सबमिशन। और आज वो नैरेटिव हमें दिखाई देता है, एक्चुअल में हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये विजन जो है, जिसमें कि ह्यूमनिस्ट एंगल है, ह्यूमनिस्ट डायमेंशन है, क्या हो रहा है ना, आज हम पॉलिटिक्स को, मेरा ये ओपिनियन है कि जितना सीरियसली लेना चाहिए उतना हम ले नहीं रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि इट इज नॉट अवर कप ऑफ टी नंबर 1, या हमको उसमें सोचना नहीं चाहिए। जाने की तो छोड़ो, जाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मान के चलो आप नहीं भी जा रहे हो, आप सोच भी रख रहे हो एक प्रकार की, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप को उसका एडवांटेज मिलेगा। आप इस चीज को समझिए। ट्रू। आपका डेली का जो वैल्यूज आप फॉलो करते हैं, आप डेली में जो इंडिवर्स करते हैं, आपके जो ह्यूमन अफेयर्स चलते हैं, जिस तरीके से आप सोच रखते हैं, जिस तरीके के नैरेटिव्स में आप फिक्स हो रहे हो, ये सारे के सारे नैरेटिव एक विशेष पॉलिटिकल डायरेक्शन में जाते हैं अल्टीमेटली। बराबर। और इसीलिए वो किसी न किसी पॉलिटिक्स को फायदा पहुंचाते हैं। हाँ। तो इसीलिए ये कहना कि नहीं, ये इट इज नॉट अवर कप ऑफ टी, ये इस तरीके से सटीक नहीं है। वी हैव टू टेक पॉलिटिक्स वेरी सीरियसली, बिकॉज पॉलिटिक्स डिसाइड्स द डायरेक्शन। वो पॉलिसीज डिसाइड करती है, वो लॉ डिसाइड करती है। इसीलिए हमको पॉलिटिक्स को सीरियसली लेना चाहिए। सही बात। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जाओ और बस अभी के अभी कुछ यानी पॉलिटिक्स में जाके करो, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन हमको ये तो समझ होनी चाहिए कि हमको अगर इस सोसाइटी में कुछ इगालिटेरियन और डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो वो किसके माध्यम से आएगा? पहले तो लड़ाइयां होती थी ना, अभी तो आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करना है, रिप्रेजेंटेशन लाना है, तभी तो आप नई पॉलिसीज ला सकते हैं और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, हम लोग जब देखते हैं कि कई सारी कम्युनिटीज, अभी हम देखेंगे कि बाबा साहेब का जो फोटो है या उनकी इमेजेस है, उनको इस्तेमाल करके वोट बैंकिंग करने की कोशिश करती है और नए नए तरीके से स्लोगन क्रिएट किए जाते हैं और बताया जाता है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि काफ़ी नेताओं को पीछे छोड़ बाबा साहेब की इमेज सबसे आगे आती है। चाहे कोई भी आंदोलन हो, उसमें बाबा साहेब ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं लोग अब इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं और पढ़ने लगे हैं बाबा साहेब को, और पहले के कंपेयर में अब भी बाबा साहेब बहुत ज़्यादा, आई गेस, सोशल मीडिया की वजह से हो या बाकी सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं। लोगों के अंदर सही में बाबा साहेब पहुंचने लगे हैं, या आपको क्या लगता है ये जस्ट पावर यूज़ करके इमोशनल लेवल पे लोग बाबा साहेब का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मैं उसको दो अलग अलग नजरिए से देखता हूँ। दो इसके डायमेंशंस है। ठीक है। एक तो ऑब्वियसली है कि जब आप एक्चुअल रियल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स जिस तरीके से होती है, उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें तो ऑब्वियसली है कि पॉलिटिकल आउटफिट्स जो होते हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, तो उनका तो मेन उस वक्त जो चर्निंग होती है, जिनकी इंडियर्स होती है, कि वो तो कोशिश करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा उनको वोट मिल सके। करेक्ट सर। सो ऑब्वियसली दैट एलिमेंट विल ऑलवेज बी देयर, वो रहेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं। करेक्ट। लेकिन इसका मतलब सिर्फ उतना नहीं है, इसको हमको दूसरे पर्सपेक्टिव में जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है वो देखना चाहिए। बाबा साहब ने इस तरीके की फिलोसॉफिकल आउटलाइन दी है भारत के लिए, जिसमें कि किसी वर्ग के बारे में उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये वर्ग आगे नहीं बढ़ना चाहिए या पीछे रहना चाहिए करके। लेकिन कई बार उनके बारे में जो मिथ्या और पूर्वाग्रह रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम में उनको जगह नहीं दी गई है, चाहे वो फॉरेन की हो या यहाँ की हो, इसके कारण उनके जो विचार है जिस लेवल तक पहुंचना चाहिए उस लेवल तक पहुंचे नहीं। अभी धीरे धीरे सोशल मीडिया के कारण बोलो या यूं कहो कि फॉरेन में भी आप देखोगे तो उसमें इतना सारा रिसर्च चल रहा है बाबा साहब की फिलोसॉफी के ऊपर, अभी कई नए वर्क्स आए हुए हैं, अभी और आ रहे हैं, तो इसके कारण लोग उसको उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं मोर एंड मोर। करेक्ट। और इसी का नतीजा है हम देखते हैं कि, और उसका कारण है व्हाई इट इज बिकॉज कि उनकी आइडियोलॉजी बोलो या उनकी फिलोसॉफी जो बोलो, उस आइडियोलॉजी का पूरा के पूरा जो सेंटर है वो ह्यूमन बीइंग है ना। जैसे कि अभी हमने शुरुआत की थी, अभी जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बात करूं, वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं कि नहीं हमें पॉलिटिक्स तो रहेगी, वो उतना तो रियलिज्म वो रख रहे हैं, लेकिन उनका जो रियलिज्म है वो कंप्लीटली ह्यूमन सेंट्रिक है, क्योंकि वो रियलिज्म चाहते हैं, यथार्थ को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जानना क्यों है? जानना इसलिए है कि हम ह्यूमैनिटी को अच्छी तरीके से सर्व कर सके पॉलिटिक्स के माध्यम से। दैट इज व्हाट। तो अगर आप उनकी पॉलिटिक्स की प्लानिंग देखेंगे या पॉलिटिकल विजन को देखेंगे, तो जब हम इंडिविजुअल और सोसाइटी की बात करते हैं कि वो अच्छे मुकाम तक पहुंचे, फ्री सोशल ऑर्डर हो और इंडिविजुअल जो है उसको पूरी फ्रीडम मिले, इसके बाद में वो चाहते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए हमको स्टेट पावर चाहिए और पॉलिटिक्स चाहिए एक प्रकार की। अब अगर ये मान के चलो स्टेट पावर और पॉलिटिक्स को अगर मान के चलो हमको इस मुकाम तक पहुंचाना, इस मंजिल तक पहुंचाना है, एक इगैलिटेरियन ऑर्डर बनाना है, सोशल ऑर्डर, तो इसका उपयोग करते हुए तो उसके लिए क्या चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमको चाहिए रेशनलिज्म, रेशनल लीगल फ्रेमवर्क जो इजाद किया गया, जिसके कारण आप गवर्नमेंट बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं, जुडिशरी होती है, फिर पॉलिटिक्स को रेगुलेट करने के लिए नियम कायदे वगैरह सारे बनाए जाते हैं, यानी पूरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ये जो पूरा रेशनल लीगल फ्रेमवर्क जो खड़ा कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस का, ये अपने आप में इस इंडिविजुअल फ्रीडम को और फ्री सोशल ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए और क्या चाहिए? इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमको मोरालिटी का साथ लेना ही पड़ेगा। आप अपने आप ये नहीं सोच सकते कि स्टेट या पॉलिटिक्स अपने आप में इस मंजिल को प्राप्त कर लेगी या उस पर्पज को प्राप्त कर लेगी। नो, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ दिस मोरालिटी। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि फिर कौन सी मोरालिटी, किस प्रकार की मोरालिटी? इसीलिए फिर वो फिर ही ब्रिंग्स बुद्धिज्म, बिकॉज़ बुद्धिज्म इज कंप्लीटली ह्यूमन सेंट्रिक। करेक्ट। इट इज बेसिकली a social revolution। Absolutely। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस पॉलिटिक्स को और इस रेशनल लीगल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करना चाहिए मोरालिटी को। और उस मोरालिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अगर ये पॉलिटिक्स काम करेगी तो इंडिविजुअल फ्रीडम और फ्री सोशल ऑर्डर स्थापित होगा सोसाइटी में। बिल्कुल सर। सर अभी जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की तो हम लोग देखते हैं कि मोरालिटी, आप बहुत बात कर रहे हैं मोरालिटी की और उसके अंतर्गत मानवता के अंतर्गत सब कुछ होना चाहिए, बट करंट सिचुएशन में हम लोग ये सब चीज़ें और पिछले 20-30 सालों में जो पॉलिटिक्स हुई है इन सब चीज़ों को हम लोग मिसिंग कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं रिलीजन बेस्ड और लोग ओरिएंटेड चेंज हो गया, मानवता तो एक तरफ हो गई। तो किस तरीके से हम पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं अभी की कंडीशन में, और इसमें मॉरलिटी और फैटर्निटी कहाँ बैठता है बेसिकली? ये बेसिकली एक जो डिस्कोर्स और नैरेटिव चलता है ना कि नहीं देखो पॉलिटिक्स में यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या एक्चुअल में वगैरह। बिल्कुल सही है, इसमें कोई अगर हम इन वास्तविकताओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात नहीं कर सकते हैं, ये हमें रखना ही पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा चिंतन कीजिए राहुल, कि अगर मान के चलो कि अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं या आप पॉलिटिक्स में हैं, मान के चलिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम मोरालिटी के एलिमेंट को वहां स्प्राउट नहीं कर सकते?
क्या कंप्लीटली हम ये बोल सकते हैं कि इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं रहेगा, ये अभी जैसे चल रहा है वैसा अगर मान के चलो आप ये सोचते हैं कि स्टेटस को ही रहेगा या जैसे चल रहा है वैसा चलेगा, तो ऐसी स्थिति में आप पॉलिटिक्स से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो कोई सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या सोशल रिकंस्ट्रक्शन लाएगी। बराबर, चाहे वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्यों ना हो, वो फ्रेमवर्क बना रहेगा लेकिन उसमें कोई जान नहीं रहेगी, उसमें कोई स्पिरिट नहीं रहेगी, वो एक्चुअल कोई आउटकम नहीं दे सकेगी, वो ना सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेगी जी। अगर जब तक आप उसमें एक ह्यूमन एंगल ऐड नहीं करेंगे तो आपको कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा ना, आप किस लिए काम करेंगे फिर? अपने परपेचुएशन के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए, या कुछ डोमिनेंट एलिमेंट है या डोमिनेंट जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो ग्रुप रहे हैं वो अपने लिए उसी लिए काम करेंगे ना। हाँ, सही बात। इसीलिए आप, हमारे पास में क्या उदाहरण नहीं है? क्या बाबा साहब पॉलिटिशियन नहीं थे? क्या बाबा साहब ने पॉलिटिक्स नहीं की? क्या हमको उनको सीखना नहीं चाहिए? क्या उनसे हम सीख नहीं सकते? ये सारी चीजें है ना। अगर मान के चलो हम ये कोशिश करते हैं, हम ये अगर कोशिश करें तो उसमें भी हम वो एलिमेंट ला सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि दिक्कत तो होगी, लेकिन दिक्कत किस क्षेत्र में नहीं है आप मुझे बताइए? हर एक क्षेत्र, हर क्षेत्र में आपको चैलेंजेस रहेंगे। जो परवेसिव, जो डोमिनेंट जो एलिमेंट रहेंगे वो कोशिश जरूर करेंगे कि इस तरीके की कोई चीज ना हो, ये जरूर रहेगा। लेकिन अगर हम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के पॉलिटिकल विजन को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो इसको हमको फेस करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज पहलू राहुल जो मैं बोलना चाहता हूं इस मौके पर वो ये है कि कई बार क्या होता है कि जनरली ये डिस्कोर्स और ये नैरेटिव चलाया जाता है। अच्छा। कौन सा? कि अगर रिलीजन वाले हो तो आप रिलीजन वही, अब जब रिलीजन के पेरिफेरी में हो तो वो काम कीजिए, ठीक है। आप सोशल पेरिफेरी में हो तो वो काम कीजिए, ठीक है। आप इस रिलीजन को पॉलिटिक्स में मत लाइए। ओके। रिलीजन का मतलब है यहां पर मॉरलिटी का जी। आप उसको रिलीजन और पॉलिटिक्स देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ रिलीजन इन टर्म्स ऑफ मॉरलिटी, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक मॉरलिटी, तो उससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। वो पॉलिटिक्स को एक विशेष डायरेक्शन दे सकती है जी। लेकिन रिलीजन को सिर्फ एक आइडेंटिटी के रूप में लेते हो, एक सेक्टरियनिज्म के रूप में लेते हो, तो उससे बुरी चीज और कोई नहीं हो सकती है जी। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत सोचिए, इसका दूसरा जो पहलू मैं बोल रहा हूं कि आप जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको आम तौर पे ये दिखाई देगा कि अगर मान के चलो एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में काम कर रहा है, और एक दूसरा एक व्यक्ति है जो एक रिलीजियस एक्टिविटीज में है, मान के चलिए, समझ के। तो होता क्या है कि ये एक माइंडसेट या एक नैरेटिव बनाया जाता है कि ये जो चीजें हैं वो सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए है, इसको इधर मत लाइए, यहाँ फॉलो मत कीजिए, यहाँ तो दाव पे चलते हैं। करेक्ट। ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है, ये मिथ्या है। ओके। आप मुझे बताइए कि अगर आपका उद्देश्य ह्यूमन सेंट्रिक है, मानव कल्याण के लिए है, मानवता के लिए है, तो वो तो चीजें यहां भी एप्लीकेबल होगी ना पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। ये तो चीजें समाज कारण में भी एप्लीकेबल होगी, सोशल जो इंडिविजुअल्स कर रहे हो वहां पर भी आपकी लागू होगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूं तो उसके लिए भी लागू होगी ना मॉरलिटी की चीजें। सही बात है। तो इस तरीके का ये जो स्टेरियोटाइप्स है कि नहीं भाई ये एक्सक्लूसिव अलग चीज है, ये एक्सक्लूसिव अलग चीज है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको यहां पे भी लागू करना पड़ेगा, यहां पे भी आपको वहां अजर्सन लाना पड़ेगा, मोरल अजर्सन लाना पड़ेगा, ताकि आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में आगे बढ़ सके और पॉलिटिक्स का उपयोग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर सके। ओके, बिल्कुल सर। सर हम लोग जब बात कर रहे हैं मोरालिटी और इन सब चीज़ों की, हम लोग देखते हैं कि अभी स्पेसिफिक वोट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की जाती है। मोरालिटी तो मानवता तो है ही एक तरफ, लेकिन मेरा वोट एक पर्टिकुलर रिलीजन का है, मेरा वोट एक एज ग्रुप का है, मेरा वोट एक, इस तरीके से काफ़ी सारे सेग्रीगेशंस कर दिए गए हैं और उसी को टारगेट किया जाता है कि ये 37% मुझे मिल गया तो मैं जीत जाऊंगा और फिर मैं अपना राज चलाऊंगा। तो यहाँ पर जब हम बाबा साहेब के विजन की बात करते हैं कि बाबा साहेब देखना चाहते थे कि यार ये ऐसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो अगर आप अभी के समय में बाबा साहेब रहते तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ रहता? देखिए, आपने ही खुद इस पूरे सिस्टम की वीकनेस बता दी, खुद ही अपने इस प्रश्न में भी बता दी। आप बोल रहे हो कि हर व्यक्ति अपनी कास्ट को देख रहा है, अपने रिलीजन को देख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ
इसके बैकग्राउंड में जाओ, इसके पर्दे के पीछे जाओ। इसके पर्दे के पीछे में ये बात हो रही है कि आप कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चल रहा है आपका, जो सोशल फ्रेमवर्क आपको इंपोज करता है आपके ऊपर, ये चल रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, अब यहां पर देखो कि सोशल फ्रेमवर्क पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है या पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर रही है। आप ये सोचो इस चीज को। यहां के आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोलो या कॉन्शियस माइंड में ये चीज चल रही है कि मैं अपने एक विशेष कास्ट या विशेष रिलीजन या इथनिसिटी या XYZ के बंदे को ही वोट दूंगा। ट्रू। आप नहीं देख रहे हो कि उसकी आइडियल्स क्या है, वो कौन सा विजन है, किस तरीके की सोसाइटी वो चाहता है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में विश्वास कर रहा है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये नहीं है। तो अगर मान के चलो जब तक हम इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, इस चीज को हम मानेंगे नहीं, हम चेंज नहीं हो सकते राहुल। हमको एक्नॉलेज कर, हम ऐसा सोसाइटी, ऐसा इंडियन सोसाइटी, हमारी सबसे बड़ी चैलेंज जो मैं मान के चलता वो ये है कि हम एक्नॉलेज ही नहीं करते कि हमारे में क्या कुरीतियां है। हम उसको झटक देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं या डिलिबरेटली इंटेंशनली इग्नोर कर देते हैं। हमारे सामने हमारी कमजोरियां टक टक दिखाई दे रही है, वो हमको वो बोल रही है कि देखो मैं यहां हूं, लेकिन हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, उस फ्रेमवर्क को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे पॉलिटिक्स भी उस तरीके से नजर आती है। बिल्कुल। बाबा साहब कहते हैं, उनका प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि आप अपनी कुरीतियों को देखो, इंट्रोस्पेक्शन करो। अगर उसको ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आप पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम का उपयोग करते हुए सोसाइटी को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा सकते हो, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी तैयार कर सकते हो। बिल्कुल सर। Is there any relation between social consciousness I can say and politics? कोई आपको ऐसा रिश्ता दिखता है बीच में? Yes, definitely. Yes, there is an intimate relationship between a social conscience and the politics that is being envisaged or that is actually is being played. वो इसीलिए होता है क्योंकि सोशल कॉन्सेंस मतलब क्या, एक कलेक्टिव कॉन्साइंस, मतलब एक समाज का एक मानस, सामाजिक मानस जिसको कह सकते हैं। यानी उसको इस तरीके की समझिए कि कोई चीज सोसाइटी को अच्छी लगती है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। हम बोलते हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पे यूं कहो कि कोई चीज अमेरिका में अच्छी होगी, वो चीज यहाँ पे अच्छी नहीं मानी जाएगी। आप समझ रहे हो, यानी अच्छा या बुरा इस तरीके से एक सोसाइटी मानस बनाने लगती है, वो तय करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर इंडियन सोसाइटी में जो एक मानस है कि एक हायरार्किकल सोशल ऑर्डर के अनुसार, जो कि बाबा साहब ने भी एनियलेशन कास्ट में आपको इसका पूरा जिक्र किया हुआ, पूरा मैंने डिटेल में दिया हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि वो कहते हैं कि अगर मान के चलो द सो कॉल्ड अपर कास्ट वाला कोई वोटर है, तो वो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट का कोई कैंडिडेट खड़ा है तो उसको वोट नहीं देगा। बराबर है। लेकिन अगर लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट का कोई वोटर है और अपर कास्ट का कोई कैंडिडेट खड़ा है तो उसको वो वोट देगा। बराबर। आप समझ रहे हो, दिस इज क्रूड और वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूड बट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सोशल कंसाइंस। क्योंकि हमारी जो सोशल कंसाइंस होती है, कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज नहीं है, इन्होंने चुनाव में खड़ा होना चाहिए, इन्होंने खड़ा नहीं होना चाहिए, तू एजुकेटेड व्यक्ति है, तू पॉलिटिक्स में मत जा, तू अपना अच्छे से पढ़ाई कर। आप समझ रहे हो, इस तरीके से तू ये झमेले में मत पड़, बराबर, तू एजुटेशन में मत भाग ले। आप समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि तू पढ़ाई मत कर, ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो उसको करना है, लेकिन वो पढ़ाई और एजुकेशन एजिटेशन के लिए उपयोग होना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उपयोग होना चाहिए। तो ये उदाहरण है हमारे सोशल कंसाइंस के, और ये डिसाइड करती है कि हमारी पॉलिटिक्स भी किस दिशा में जाएगी। अगर मेरा सोशल कंसाइंस ये कहता है कि अरे रहने दो, इट इज नॉट आवर फोर्टे, इट्स नॉट कप ऑफ टी और समथिंग लाइक दैट, तो हमारी सोसाइटी की डायरेक्शन भी उस तरीके से दिखाई देगी, और जो ट्रेडिशनल तरीके से जो डोमिनेंट क्लासेस रही है वही आपको डोमिनेट करते हुए दिखाई देगी। पॉलिटिक्स भी कम बेस आपको वो इसी तरीके से दिखाई देगी। मैं कह सकता हूँ कि अभी अम्बेडकराइड विचारधारा जहां पे चल रही है, अलग अलग काफी सारे स्मॉल पार्टीज हमें दिखती है मार्केट में, जो बहुत ज्यादा टुकड़े टुकड़े में है, और ये लोग जब बाबा साहेब के नाम या फुले शाहू अम्बेडकर के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ वोटों को डाइवर्ट करते हैं, और जो एक्चुअल लीडर है वो लोग उस तरीके से लीडर नहीं चुनते, और सिर्फ जैसे हमने पहले भी बात की कि
सबकॉन्शियसली यही डिसाइड कर रहे हैं कि यार मैं सिर्फ मेरी कैटेगरी के इस बंदे को वोट करूंगा। तो ये अम्बेडकराइट चळवळ अब इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाने लगा है, इस पे आपका कोई विचार सर? मुझे ऐसा लगता है राहुल कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स हैं या जिनको हम अम्बेडकराइट मूवमेंट के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। बाहर का इंट्रोस्पेक्शन करने से भीतर का इंट्रोस्पेक्शन करना ज्यादा जरूरी है, चाहे मैं हूं या आप हूं। करेक्ट। इसमें से क्या होता है कि मतलब आप उसको ना इस पूरे चीज को मैं ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहता हूं। मान के चलिए पॉलिटिक्स में रहने वाले कुछ लोग हैं, हाँ। दूसरे कुछ लोग हैं जो पोजीशन को प्राप्त है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, कोई बड़ी पोजीशन पे गया हुआ है, और तीसरी कैटेगरी है फिर एक स्कॉलर्स भी है जी। ये 3 कैटेगरीज आपको प्रोमिनेंटली दिखाई देगी। तो कई बार हमको यह दिखाई देता है कि पॉलिटिक्स में जो लोग रह रहे हैं पॉलिटिक्स वगैरह में, तो उनको कैसा है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ पोजीशन मतलब चाहिए, या यूं कहिए कि दे वांट टू बिकम व्हाट द सो कॉल्ड अध्यक्ष एंड समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। समझ रहे हो उस तरीके से। तो वो हमेशा इस नैरो माइंडेड तरीके से उनका एक विजन हो जाता है कि नहीं मुझे तो यही पोजीशन प्राप्त करनी है, यही। तो उसके कारण उनका जो पोटेंशियल रहता है बाबा साहब की आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी के आधार पर ये करने का, वो समझ ही नहीं पाते। वो उस छोटे से नैरो माइंडेड एक विजन में रहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि उनकी जो पॉलिटिक्स होती है वो भी हाईजेक कर ली जाती है, कोऑप्ट कर ली जाती है। वो कहीं ना कहीं ऑटोनोमस नहीं रह पाते, वो ऑटोनोमस मैनोरिंग नहीं कर पाते, वो जिस तरीके से पॉलिटिकल मैनोरिंग करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते जी। आप समझ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज जो मैंने बताई, दूसरी कैटेगरी, वो है कि ये जो पोजीशन को प्राप्त करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में बोलो या किसी कमीशन में बोलो या अन्य किसी बड़ी पोजीशन में, चाहे वो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, एनी, इसमें भी वो कई बार हम दिखाई देता है कि वो जैसे कि ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियन ही कॉप्ट कर लिए जाते हैं, ऐसा मत समझिए। ये जो लोग हैं ये भी कॉप्ट कर लिए जाते हैं। अच्छा। और कॉप्ट करने का मतलब ये है कि मतलब ये होगा कि वो दे विल नॉट बी दैट मच फ्री इन वेंटिलेटिंग देयर आइडियाज करेक्ट विद इन द फ्रेमवर्क दैट इज अलाउएबल। ओके, वो भी नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस गति से या जिस एक्सटेंट से उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की फिलॉसफी को डिस्कस करना चाहिए, लोगों के बीच में ले जाना चाहिए, लोगों के बीच में काम करना चाहिए, वो नहीं हो पाता। ओके, दिस इज वन एस्पेक्ट। और तीसरी जो चीज है वो है स्कॉलर्स का। तो स्कॉलर्स में कई बार ये भी हो जाता है, वही मतलब वो आ जाता है कि डिबेट होते हैं, वो हो जाती है। और मैंने तो ये देखा हो कि कई अभी हमारे जो स्कॉलर्स है, मैं कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो स्कॉलर्स है मैं जो नहीं देख रहा हूं, तो उनको वो चाहिए, एक तो नेहरू अध्यक्ष पद चाहिए, या फिर वो चाहते हैं कि कीनोट स्पीकर ही बने कहीं पर भी। सही बात। तो मैं चाहूंगा कि मैं स्कॉलर हूं तो आई शुड बी गिवन द कीनोट स्पीकरशिप ओनली। तो इस तीनों चीजों से हमको बाहर जाने की जरूरत है। ओके सर। अगर हम सही में चाहते हैं कि इस अम्बेडकराइट मूवमेंट की ऑटोनॉमी बनी रहे, अदरवाइज क्या होगा कि मैं ऐसे इंडिविजुअल प्रोमिनेंट बनते जाऊंगा। हाँ। लेकिन जिस गति से ये मूवमेंट भी आनी चाहिए, मोबिलाइजेशन, यानी जिस विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। करेक्ट है सर। मुझे जगह मिलती जाएगी। हाँ। जो डोमिनेंट एलिमेंट है, जो डोमिनेंट क्लास है, वो आपको जगह भी देगी, रेड कारपेट भी दिखाएगी। सही बात है। लेकिन आप उभरते जाओगे, बस बाकी सब नीचे। बाकी यानी जो मूवमेंट का जो होना चाहिए एक अजर्सन, वो नहीं हो पाता उस आइडियाज का। यस सर। सर, व्हाट विल बी द मैसेज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फॉर दोज जो बाबा साहेब की आइडियोलॉजी के ऊपर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं बेसिकली? मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर मी आल्सो, क्योंकि मैं अपने आप को इतना अथॉरिटी नहीं मानता कि वो सारी की सारी निटीज ग्रिटीज एक्चुअल में जो चल रही है उसको मैं उस तरीके से समझो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी आगे ले जाने की इच्छा रखने वाले जितने भी उनके फॉलोअर्स है, या जितने भी एक आउटफिट्स है यू कहे, या जो उनकी आइडियोलॉजी को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि भारत देश हमारा है। करेक्ट। हम इस भारत देश के हैं, और इस भारत देश की जो डेस्टिनी है वो है डेमोक्रेटिक एंड इगालिटेरियन डेस्टिनी। करेक्ट।
और उसको प्राप्त करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का विजन पूरे विश्व में बेहतरीन है। ये मैं नहीं कह रहा, वो बाहर के स्कॉलर्स मान रहे हैं जी। और उनके जो आइडियोलॉजिकल जो अपोनेंट रहे हैं, इन्हीं नहीं कहूंगा मैं, अपोनेंट रहे, वो भी इस चीज को मानते हैं। ओके। और ऐसी स्थिति में ये जो सारा का सारा विजन रखने वाले जो लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि आपसी कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बनाए जाए। ओके। क्योंकि अगर ये आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो आइडियोलॉजी, अब आपको सब लोग, आपको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ही कथन है कि आइडियाज कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, कितने भी अच्छे क्यों न हो, लेकिन अगर उनको प्रोपेगेट करने वाले, उनको रियलाइज करने वाले, उनको इंप्लीमेंट करने वाले लोग ही अगर नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में वो आइडियाज का कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा, वो मर जाएंगे। ट्रू सर। और अगर आइडियाज मर जाएंगे तो जो विजन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने देखा है इस इंडियन सोसाइटी के लिए, वो सोसाइटी बनने में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं, नजारा आप देखते रहते हो, हम समाज में रहते हैं, हम देखते रहते हैं उस तरीके से। तो मेरा तो ये कहना है कि इंट्रोस्पेक्शन and coordination, these are two important things that we have to understand when it comes to the vision of Dr. Baba Saheb Ambedkar। एक important question ये भी है सर कि आज के समय में हमने स्टार्ट में बात की थी कि पॉलिटिक्स तेरे लिए नहीं है, पॉलिटिक्स उसी का है, ये गंदी जगह है, ये कीचड़ है, दलदल है, यहाँ मत उतरो। इस वजह से काफ़ी सारा यूथ पॉलिटिक्स से दूर होता है और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बोलता है, घर बैठे टाइप करता है, चैट करता है और अपनी कमेंट बता के, अपनी भावनाएं बता के शांत हो जाता है। हाँ, जी। तो ऐसे केस में आपका कोई मैसेज कि यूथ को दे शुड कम टू द पॉलिटिक्स एंड ट्राई देयर हैंड्स एंड जो भी उनके एक्चुअल मुद्दे हैं जो वो खुद सोचते हैं कि होना चाहिए, तो क्यों नहीं आते ऐसे यूथ पॉलिटिक्स में सर? मुझे ऐसा लगता है कि एक, जैसे कि आपने खुद बताया राहुल, कि जो नैरेटिव और स्टीरियोटाइप्स चलते रहते हैं कि नहीं, चैलेंजेस इसमें जरूर रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, बराबर है। लेकिन अगर मान के चलो यूथ अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएगा और वो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में आप पॉलिटिक्स में नई ऊर्जा का संचार कैसे कर सकते हो? सही बात है। एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? वो ऊर्जा देता है ना आपको, बशर्ते वो जो यूथ है वो एक सही विजन को पकड़े, वो सही फिलोसॉफी और सही आइडियोलॉजी को पकड़े। डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, डिविजिव आइडियोलॉजी को पकड़ेंगे तो आपको सोसाइटी भी उस तरीके से दिखाई देगी। एब्सोल्युटली। हमको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ मैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दिया या धनंजय वंजारी का ये वीडियो देख लिया और वैसी उसी में मस्त हो करके। नो, वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। करेक्ट सर। बाबा साहब का पूरा लिटरेचर हमारे पास में है, गूगल पे करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा आजकल। तो अगर मान के चलो यूथ ने, हम सब ने अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी को सही मायने में ये किया, तो उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी जब वो पॉलिटिक्स में जाएगा। बिल्कुल, मेरा तो मानना यह है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको चैलेंजेस नहीं है करके। हाँ। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते हैं कि जो लीडिंग जो क्लास होता है, जो एजुकेटेड क्लास होता है, इंटेलेक्चुअल क्लास होता है। हालांकि बाबा साहब ने एजुकेटेड क्लास और इंटेलेक्चुअल क्लास में भेद बताया है, दोनों अलग चीज है। एजुकेटेड होना, कोई लिटरेट हो जाना या डिग्री धारण कर लेने का मतलब ये नहीं होता है कि एक आप इंटेलेक्चुअल क्लास हो गए। इंटेलेक्चुअल क्लास इज philosophically far ahead of what we call as an educated class. Intellectual class समाज को एक नई दिशा देता है, उसके चैलेंजेस के साथ में उसके साथ में रहता है। सिर्फ एजुकेटेड होना या स्कॉलर होना अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल क्लास होना नहीं होता है, ये बाबा साहब ने बताया। लेकिन जो अंबेडकर की फिलॉसफी और अंबेडकर की आइडियोलॉजी को आगे ले जाने के लिए जो उत्सुक नवयुवक है या जो भी वर्ग है, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि उनका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लेना ही पर्याप्त नहीं है पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए। बराबर, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। उनका फील्ड में उतरना, फील्ड में चैलेंजेस देखना, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को देखना, लोगों के प्रॉब्लम्स को देखना, यह भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके सामने या कहीं पर भाषण देके या यूं कहो कि कहीं की नोट स्पीकर बन के या अध्यक्ष पद सुशोभित करके मैं अपने आप में बदलाव नहीं या अपने आप में और नहीं समाज में भी नहीं ला सकता। एक और महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रैग्मेटिक चीज जो है मुझे लगता है राहुल, वो ये है कि देखिए कि हमेशा जो शासन करती जमात जो रही है जी, जो डोमिनेंट क्लास रही है या यूं कहो कि जो ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास रही है,
उनके पास में ह्यूमन रिसोर्सेस पहले से रहे हैं। बिल्कुल सर। उनके पास में हर प्रकार का साजो सामान रहा है पॉलिटिक्स करने का। ट्रू। एजुकेशन में है, कल्चर में है, रिलीजन में है, पॉलिटिक्स में है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली जो गवर्न क्लासेस रही है, अभी अगर मान के चलो हम सिर्फ 70-50 साल का इतिहास देखें, या जब से बाबा साहब ने अपना स्ट्रगल शुरू किया है उस समय से अभी तक के देखे तो कितना वर्ष हो रहा है? 100 ईयर्स हो रहे हैं मुश्किल से जी। राइट। तो बाबा साहब का क्या कहना था कि इनको लीड कौन करेगा? इनको साजो सामान कौन देगा? बराबर। इनकी पॉलिटिक्स कौन करेगा? तो एजुकेटेड क्लास करेगा ना। बिल्कुल। तो अगर मान के चलो आप पॉलिटिक्स में शरीक नहीं हो रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर कोई उसमें एक्चुअल में जाएगा, लेकिन उनकी समझ रखना, उसके प्रति संवेदनशील होना, कौन सी पॉलिटिक्स किस तरीके से की जा रही है उसको समझना, और वो समाज को किस तरीके से डायरेक्शन दे सकता है, इसके बारे में अपनी समझ रखना यह अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की फिलॉसफी और उनके विजन को आगे ले जाने वाले या उनको मानने वाले या उनके ऊपर स्कॉलरशिप करने वालों का दायित्व सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स तक नहीं रह सकता। बिल्कुल सर। इतनी लग्जरी उनके पास में नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी लग्जरी उनके पास में नहीं है कि वो सिर्फ वो अपना मतलब कैरियर प्रोग्रेशन करे कि देखो मैं कितना स्कॉलरशिप हो रहा, स्कॉलर बन रहा हूं, कितना बड़ा, मतलब या धनंजय वंजारी देखो अभी बुक लिख रहा है या समथिंग लाइक दैट। तो वो उतनी लग्जरी उनके पास में है। हाँ, ये बात जरूर है कि डोमिनेंट क्लास का जो वर्ग है एजुकेटेड, उनके पास में हो सकती है लग्जरी उतनी, इनके पास में उतना नहीं है। इनको तो उतरना पड़ेगा, इनको समाज में भी जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स यानी सारी चीजें देखनी भी पड़ेगी, हमको जाना पड़ेगा ये। तो ये संजीदगी रखना, ये संवेदनशीलता रखना, ये मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ह्यूमनिस्ट विजन, पॉलिटिक्स की जो ह्यूमनिस्ट विजन है उसका एक अभिन्न अंग है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपने इंटेलेक्चुअल की बात की, तो अभी के जो अम्बेडकराइट इंटेलेक्चुअल है उनका बाबा साहेब के जो पॉलिटिकल विजन को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा रोल है और उन लोगों ने क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो आप स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं ना, जो इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, तो अब देखिए इंटेलेक्चुअल, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एजुकेटेड क्लास और इंटेलेक्चुअल क्लास दोनों को अलग ये किया है ना। करेक्ट। और यही नहीं तो उन्होंने जो ग्रेट पर्सन है जिनकी व्याख्या उन्होंने रानाडे गांधी एंड जिन्ना, मुझे लगता है अगर इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, तो वहां पर भी उन्होंने लिखा है। लेकिन जहां तक एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास वो है मतलब जो कि अपने एजुकेशन का उपयोग समाज को नई दिशा देने के लिए करता है, बराबर, सामाजिक परिवर्तन की भूमिका लेता है। अगर आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही उदाहरण लीजिए, जी सर, वो तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, he could have been a prominent scholar, absolutely, scholar in economics, a scholar in anthropology, scholar in sociology, in political science, economics, of course in law, constitutionalism, वो तो बहुत बड़ी पोजीशन पे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? इतना बड़ा हमारे पास में उदाहरण है, वो तो जमीन पे उतरे। उन्होंने पूरे अपने नॉलेज का उपयोग समाज को नया परिवर्तन, नई दिशा देने के लिए किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्कॉलर्स ने रिसर्च नहीं करना चाहिए, बाबा साहब ने तो रिसर्च किया ना, लेकिन बाबा साहब की रिसर्च का एक मिशन रहा है, बाबा साहब के रिसर्च का एक पर्पस रहा है, बाबा साहब के रिसर्च का ह्यूमन सेंट्रिक पर्पस रहा है। और सिर्फ यही नहीं तो उन्होंने अपने फिलोसॉफी को एक वर्किंग फिलोसॉफी बनाया। Absolutely. तुम बोलते होंगे कितना भी बड़ा आइडियल्स या फिलोसॉफी, बाबा साहब कहते थे कि मेरी ये काम की क्या चीज है, मेरे लोगों को नया जीवन देने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या उपयोग है इसका, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी ब्रिंग प्रैग्मेटिज्म हियर। बाबा साहब ब्रिंग्स ग्रेट प्रैग्मेटिज्म हियर कि उसका आउटकम आखिर क्या होगा, करेक्ट, ये क्या उसको डायरेक्शन देगा करके। मुझे लगता है कि आज जो भी बाबा साहब की फिलॉसफी, उनके विजन को आगे ले जाने वाले बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने इस ओर तवज्जो देनी चाहिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उनका नॉलेज किस चीज के लिए उपयोग हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सिर्फ नॉलेज शेयर करेंगे तो नहीं, सो दैट विल नॉट सफाइस, बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि बाबा साहब के विजन को आगे ले जाए
तो मुझे चैलेंजेस थोड़े सहन करने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली सर। मुझे वो सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी जो डोमिनेंट हायरार्किकल सोशल ऑर्डर यहाँ पर हमेशा कायम रखना चाहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि वी हैव टू एक्नॉलेज दिस, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन दिस पॉइंट। एब्सोल्युटली सर, बहुत ही शानदार मैसेज आपने इंटेलेक्चुअल कास्ट के लिए भी हमें दिया और साथ ही साथ यूथ के लिए कि किस तरीके से यूथ को स्पेशली जो अम्बेडकराइट यूथ है उसे वो लग्जरी फिलहाल नहीं है कि वो घर बैठे मैं मेरा परिवार करते रहे। दे हैव टू कम एंड जैसे बाबा साहब ने कहा कि पे बैक टू द सोसाइटी, यू हैव टू कम एंड जो उन्होंने कारवा यहाँ तक लाया है उसे आगे ले जाना है किसी भी हालत में। बिल्कुल सर। एंड सर आपने कुछ बुक्स लिखी हुई है। जी जी। तो मैं जस्ट चाहूंगा कि अगर आप 1 मिनट में उसके बारे में बता पाए। मेरी जो अभी बुक शायद जुलाई या अगस्त में आएगी राहुल, ह्यूमनाइजिंग पावर, ओके, अंबेडकर्स ह्यूमनिस्ट अप्रोच टू पावर एंड पॉलिटिक्स। वाओ। तो इस पुस्तक में मैंने कोशिश की है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक्टिविज्म रहा है, जो फिलॉसफी रही है, या जिस आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन को वो आगे ले जाना चाहते हैं, तो इस पावर और पॉलिटिक्स को देखने का उनका नजरिया क्या था, उनका अप्रोच कैसा था, और उस अप्रोच के आधार पे उन्होंने किस प्रकार की प्लानिंग और विजन दिया है। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई, उसी एंगल से या उसी लाइन में मैंने इस पुस्तक में अलग अलग पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश किया है। मैंने ये भी कोशिश किया है कि पावर और पॉलिटिक्स की अलग अलग जो धारणाएं हैं, नोशंस है, उससे जुदा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की नोशंस किस तरीके से थोड़ी अलग है। उन्होंने किस तरीके से पूरी पॉलिटिकल जो सिस्टम है या पॉलिटिकल कायनात जो है उसको कहेंगे, उसको कैसे ह्यूमनिज्म के ऊपर, उस कसौटी के ऊपर यानी ये करने की कोशिश किया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल पावर ही पावर नहीं है, सोशल स्टेटस, मनी, रिलीजियस एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, सोशल कंसाइंस, ये सारे के सारे इनविजिबल पावर के रूप हो सकते हैं। आपके जो डेली लाइफ में करने वाले वार्तालाप है वो भी एक विशेष डायरेक्शन में पावर को डायरेक्शन देते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई ट्राई टू डिसर्न some important aspects about power and politics as envisaged by Dr. B.R. Ambedkar. Wonderful sir. तो बाबा साहब की ये जो पावर और पॉलिटिक्स की जो संकल्पनाएं हैं उसको मैंने एक इस अभी के जो कॉन्टेक्स्ट में है उसमें रखने की कोशिश। बहुत शानदार सर, डेफिनेटली ये बुक के लिए आपको बेस्ट विशेस है एंड ऑडियंस आने वाले समय में ये बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। यू कैन फाइंड आउट इन any online platform and also hard copies will be going to available and सर की प्रोफाइल एंड बाकी की उनकी अगर कोई बुक्स है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत वैल्यूएबल समय दिया और बाबा साहब के पॉलिटिकल विजन के बारे में हमें बहुत सारी क्लैरिटी दी। आई होप कि ये लोगों तक पहुंचे, लोगों को इससे कुछ नया सीखने मिले एंड कुछ बदलाव हो। थैंक यू फॉर द कमिंग शो। थैंक यू सो मच। जय भीम।